नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज चर्चा करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम बताएंगे कि दो चर वाला समीकरण होता क्या है, एक चर वाला समीकरण क्या होता है, और उसके बाद इसका कौन कौन सा हल क्या होता है, ग्राफीय हल क्या होता है, बीजगणितीय हल क्या होता है, और उदाहरण दे करके समझाएंगे। अभी हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाएगा, खासकर बोर्ड एग्ज़ाम में तो पूछना ही पूछना है। हर एक बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे वह स्टेट बोर्ड हो, चाहे वह बिहार का एग्ज़ाम हो, या फिर यूपी का एग्ज़ाम हो, या सीबीएसई हो, या फिर आईसीएसई हो, जो भी बोर्ड हो, सब बोर्ड में लगभग इससे चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या क्या चर्चा करेंगे, दो चर वाले रैखिक युग्म को समझने के बारे में, ग्राफीय विधि का वर्णन, रैखिक समीकरण के युग्म के हल को बीजगणितीय रूप में बताना है, प्रतिस्थापन हो गया, विलोपन हो गया, ब्रज हो गया, और दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाली समीकरण का वर्णन करेंगे। ये सब बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा ब्लैंक्स पेज ले लिए। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा चर्चा हम करते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में बोल रहे हैं। तो पहले यहाँ देखते हैं ax प्लस बी बराबर 0। ठीक है, अब ज़रा देखिए इसमें यह कितना चर वाला समीकरण है। सबसे पहले इसको समझने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर a और b जो है वास्तविक संख्या है, बिलोंग्स टू r। यह वास्तविक संख्या है जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अच्छा, x जो है ना, यही तो है वेरिएबल, यही तो है चर। तो x कितना है इसमें, चर कितना के क्या वो चर है, तो सिर्फ x ही नज़र आ रहा है, मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब यही चीज़ देखिए, इसको मिटाते हैं, यही चीज़ लिखते हैं यहाँ पर ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर a b c बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो x और y ये दो वेरिएबल कितना है, 2। अच्छा, पावर इस पर कितना कितना है, तो 1 है, इसलिए यह दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, रैखिक क्यों कहलाएगा, क्योंकि पावर 1 है। दो चर वाला क्यों कहलाएगा, क्योंकि दो चर है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में आगे की बात बताते हैं। तो देखिए इसमें जो है, ये तो बता दिए क्या क्या बताना है इसमें। अब देखिए ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, वे समीकरण जो दो चरों के प्रयोग से लिखे जाते हैं। दो चर के प्रयोग से लिखा जाता है, इसलिए दो चर का रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। कैसे, तो दो चर एक्स वाई का प्रयोग इसमें हुआ है ना। तो दो चर का प्रयोग हुआ। अब अच्छा, दो चर है, मान लीजिए अगर एक चर है ax प्लस बी है। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो ax इक्वल टू बी प्लस में, तो इधर माइनस में हो गया, x का वैल्यू हो गया माइनस बी बाई ए, वैल्यू निकल गया। तो एक चर वाले समीकरण को हल करने के लिए एक समीकरण की ज़रूरत पड़ती है, जबकि दो चर वाले समीकरण को हल करने के लिए दो समीकरण की ज़रूरत पड़ती है। देखिए ये समीकरण हो गया, एक इसके नीचे वाला समीकरण हो गया। ठीक है, जहाँ पर, चलिए इसको मिटाते हैं, जहाँ पर यहाँ देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब वास्तविक संख्या है, और ये तो नॉर्मल जनरल चीज़ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होगा, a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होगा।
ठीक है, दोनों जीरो हो जाएगा तो फिर कोई समीकरण ही नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए रैखिक समीकरण का वह युग्म जिसका कोई हल नहीं होता उसको बोलते हैं असंगत। अब देखिए एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है वह कहलाता है संगत। अच्छा, तुल्य रैखिक समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होता है वह कहलाता है आश्रित। रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म सदैव संगत होता है। ठीक है, दो चरों के रैखिक युग्म का आलेख दो रेखाओं द्वारा निरूपित होता है। ये सब पॉइंट है, इसको हम समझाएंगे अभी आगे। चलिए इसी में समझाते हैं। इसमें देखिए क्या होता है ग्राफीय विधि में, इस समझने वाली बात क्या क्या है। तो इसमें दो समीकरण दिया हुआ है, ये दो समीकरण दिया हुआ है। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीन केस निकल के आएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, a1/a2 बराबर b1/b2। देखिए इसमें क्या है, ई नॉट इक्वल टू यहाँ पर रखते हैं एक में। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर होता है तो यह होता है कोई हल नहीं होता है, ऐसा होता है। चलिए कलर चेंज करके लिखते हैं यहाँ पर। अगर ऐसा होता है, पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया और ये तीसरा केस हो गया। तो पहला केस में क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा और इसको बोलते हैं असंगत। असंगत, ठीक है। ये शब्द के बारे में नहीं था उसमें जो क्लास में बताया, ये शब्द नहीं था, बाकी सब कुछ तो था ये। चलिए देखिए इसको बोलते हैं संगत, ये दोनों संगत हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, समीकरण जो है संगत होगा और अनेक हल होंगे। अनेक हल, अनेक हल होंगे। और इसमें ये बराबर अगर नहीं होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यूनिक हल होगा, मतलब एक हल। ओहो कलर नहीं बदला, यूनिक अद्वितीय एक हल, यह एक हल होगा। चलिए आप लोग कॉपी में लिखते जाइएगा, ठीक है। तो हम यह समझाए कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो एक हल, ठीक है। a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, तो अनेक
हल। देखिए इसको बोलते हैं एक संगत शब्द, इसको ही बोलते हैं संगत। ठीक है। अच्छा, संगत होगा, आई आश्रित होता है, संपाती भी बोलते हैं इसको। ठीक है, संपाती। चूँकि ये ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर चढ़ जाती है, इसी रेखा के ऊपर दूसरा रेखा भी चढ़ जाती है जब इसका लाइन हम खींचेंगे ग्राफिकल मेथड से। ठीक है। और तीसरा बताए थे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये एक मिनट, ये B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये करते हैं, इसको ध्यान रखना है, कॉपी में नोट कर लेना है और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको कह रहा है ग्राफीय विधि, निम्नलिखित समीकरण युग्म के ग्राफीय रूप में प्रदर्शित कीजिए। ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करने के लिए बोला जा रहा है। तो ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जो है इसको हल करना पड़ेगा। इसको हल कैसे करना पड़ेगा, देखिए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, एक काम करते हैं, एस को जो है ना एक्स मान लेते हैं और टी को जो है ना वाई मान लेते हैं। अभी फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, एस को, एस इक्वल टू 6 - 3t। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हल करने के लिए एक रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, और इसी स्थिति में क्या होता है, एक को डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरे को इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर आश्रित रखना पड़ता है। तो मान लीजिए यहाँ क्या करते हैं, टी का वैल्यू हम रखेंगे, यहाँ एस ले लेते हैं, एक मिनट, ये टी ले लेते हैं और ये एस ले लेते हैं। तो एक बार क्या करेंगे, टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे, टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एस का वैल्यू, अरे 6 आएगा ना, ये 6, ये 0 पूरा हो जाएगा, एस बराबर 6 - 3 × 0, तो यहाँ हो गया 6। उसी तरह क्या करेंगे, एक बार इसी इक्वेशन में एक बार रख देंगे एस का वैल्यू 0, बस एक लाइन खींचने के लिए ही काफ़ी है। तो एस का वैल्यू 0 रख देंगे। तो एस का वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, एस का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ आएगा 3t इक्वल टू 6, यहाँ से कट जाएगा, टी का वैल्यू 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और 0। ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को हम इधर लिख देते हैं, टी को क्या माने हैं, वाई माने ना। चलिए, तो यहाँ हो गया, एगो पॉइंट हमको मिला 6, 0, और दूसरा पॉइंट क्या मिला, एस वाला है एक्स, तो दूसरा पॉइंट मिल गया 0, 0, 2। ठीक है। बाकी इधर ही सब इसको मिटाते हैं, देखने में प्रॉब्लम होगा। अभी दूसरा निकालते हैं।
तो यहाँ है 2 है 2s माइनस 3t इक्वल टू 12। अब यहाँ पर s पहले t बाद में। अब s का वैल्यू एक बार 0 रख देते हैं। देखिए x वैल्यू s 0 रखेंगे तो यहाँ होगा 3t इक्वल टू 12। अब यहाँ से 3-4 बार में कट जाएगा, t का वैल्यू -4 निकल के आ गया। और उसी तरह से दूसरा एक वैल्यू और निकालने की ज़रूरत है। तब एक बार क्या करेंगे, t का वैल्यू 0 रख देंगे। जब t रखेंगे 0 तो ये पूरा 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो यहाँ 2s बराबर कितना हो जाएगा 12। s का वैल्यू निकल गया कट के 6, s का वैल्यू 6 निकल गया। इसका मतलब ये वो 0 4 आया और एक कितना निकला 0 4 और 6 0। ठीक है। उन बिंदुओं का निर्देशांक लिखिए। चलिए s x है s, इसको हम साफ करते हैं। इस तरह से लाइन खींच लेंगे। s ये s डैश है, ये और ये t है। अभी s किसको है, x को माने थे और t किसको माने थे, तो y, ये डैश वाला है। चलिए ये ओरिजिन है। तो यहाँ से उस x का देखिए सबसे पहले वाला जो है वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, तो 6 0 नज़र आ रहा। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 0 हो जाएगा, ये 0.60 हो जाएगा। और यहाँ है 1 2 3 4, ये 2 0 हो जाएगा, 0 2 भाई। और ये 0.04, ये एक्स कोऑर्डिनेट पहले y बाद में। अब देखिए यहाँ से इसको जब हम देखेंगे 6 0 ही 0 2 8, तो यहाँ पर कलर बदल दें। तो यहाँ से जब हम मिलाएंगे तो इस तरह का एक लाइन बनता है और दूसरा लाइन बनता है 0 4 और 6 0, यही यहाँ से इस तरह का। तो ये रहा ग्राफ, ये जो है इसी का ग्राफ हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसका हल जो है, एक तो ग्राफिकल मेथड से हो गया और रैखिक समीकरण को 3 मेथड से हल होता है। एक प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बरज गुणनखंड विधि। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि किसको बोलते हैं, कि अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक वेरिएबल को दूसरे के सापेक्ष बदल देते हैं। देखिए यहाँ लैंग्वेज कुछ दिया हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं। प्रतिस्थापन विधि में हम एक समीकरण जिसे चुनना होता है को एक चर के लिए हल करके दूसरे समीकरण में चयनित चर के मान के लिए प्रतिस्थापित कर देते हैं। माने एक चर में निकाल के दूसरे में डाल देते हैं, वहाँ से सॉल्यूशन करके भी उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे, एक उदाहरण ले लें का। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर x + y बराबर 6 और x - y बराबर 2 अपने मन से ले लिए हैं।
एक सेकेंड। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू, अभी समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, प्रतिस्थापन विधि से सब हल करना है। तो क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन को उठा लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से, तो x माइनस वाई बराबर 2, तो x बराबर हो गया 2 प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का वैल्यू समीकरण, चलिए हम इधर आ जाते हैं। x का वैल्यू समीकरण 1 में रखने के बाद यहाँ लैंग्वेज लिख देंगे। तो 1 में x का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ क्या है, x प्लस वाई बराबर 6। x का वैल्यू क्या है, 2 प्लस वाई बराबर 6। ये 2y हो गया, उधर जाके 6 माइनस 2 हो गया। चलिए ठीक से कोशिश करते हैं लिखने का। 2y बराबर 4, यहाँ से कट जाएगा, y का वैल्यू कितना निकला, 2, y का वैल्यू 2। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखने का। हाँ, अब देखिए, अब क्या करते हैं, y का वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे कि y बराबर 2। एक काम करते हैं, रुकिए इसको मिटा लेते हैं पहले, इधर वाला साफ कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ y बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, तो x माइनस 2 बराबर 2, तो x बराबर 2 प्लस 2, x का वैल्यू कितना हो गया, 4। तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2, आंसर हो गया ये। चलिए यही था प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन में विलोप करना होता है। विलोपन विधि या योग या व्यवकलन विधि कहते हैं। समीकरण को हल करने के लिए एक को क्या करते हैं, विलोपित करते हैं, हटाना होता है। उदाहरण लेते हैं, चलिए इसमें तो विलोपन में क्या होता है, x प्लस, वही उदाहरण लेते हैं ताकि समझने में सही हो। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को हटाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को हटाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि प्लस माइनस में जोड़ने के बाद या घटाने के बाद, खैर यहाँ जो उदाहरण लिए वो जोड़ने से भी होगा, घटाने से भी होगा। घटाएंगे अगर तो सेम साइन वाला गायब होगा, जोड़ेंगे तो डिफरेंट साइन वाला गायब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे, यहाँ लिख देते हैं एडिंग। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ तो कोई साइन चेंज होना नहीं है। देखिए प्लस माइनस कट गया, ई 2x बराबर 6 और 2 8 हो गया, यहाँ से ही कट गया, x का वैल्यू निकल गया 4। अब देखिए x बराबर, यहाँ खाली लिखेंगे x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने, किसी में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने, 1 में रखेंगे तो 4 प्लस y, ओह सब उड़ गया। देखिए ये x प्लस वाई बराबर 6 था, x माइनस वाई बराबर 2 था, यहाँ से ही जोड़े थे तो यहाँ 2x बराबर 8 आया था, x बराबर 4 आया था कट के। अभी 1 है, ये 2 है, तो 1 में रख रहे थे ना। अब 1 में रख रहे थे तो 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, y का वैल्यू कितना निकला, 2 निकल कर आया। एक ये है, एक ये वैल्यू हो गया, आंसर समझ में आ गया। तो यही था विलोपन विधि।
चलिए ब्रज गुणनखंड विधि। ब्रज गुणनखंड विधि में क्या करना पड़ता है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इसमें करना क्या पड़ता है, यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y और यहाँ लिखते हैं 1। अब यहाँ पर क्या होता है, इसको एलिमिनेट करते हैं इस तरह से, ढक के रखते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है b1c1 माइनस b2c1। ठीक उसी तरह से बीच वाला ढकते हैं तो ये अपोजिट से लेते हैं, अगर सीधा लेंगे तो ऊपर माइनस लगेगा, ऊपर माइनस नहीं लगाए हैं तो अपोजिट से लेंगे, a2c1 करेंगे, a2c1 माइनस ऐसे a1c2। अब उसी तरह से आगे करेंगे, यहाँ तो a1 b2 और माइनस a2 b1 हो गया। तो यहाँ से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भाग में है तो इधर आया गुणम हो जाएगा, ये भी भाग में इधर आया गुणम हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू क्या निकलेगा, तो b1c, ये c2 है भाई, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। चलिए एक वैल्यू कलर बदल के लिख देते हैं, y का वैल्यू हो जाएगा a2c1 माइनस a1c2 अपॉन हो जाएगा a1b2 माइनस a2, चलो a2b1। ये पूरा वैल्यू, बस ये वैल्यू रखते जाएंगे और ब्रज गुणनखंड होते जाएगा। इसी तरह बैठाना होता है, ठीक है। चलिए उसी टाइप का क्वेश्चन है ये ब्रज गुणनखंड से ही करने के लिए है। तो सबसे पहले इसको सीधा लिख लेते हैं, ax प्लस वाई माइनस 6 x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो थोड़ा सीधा लिख देते हैं, बहुत स्टूडेंट करता है, पता नहीं चलता है। चलिए जगह तो लेना पड़ेगा। x के नीचे लिख रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 तो सीधा 2 होगा। देखिए इसको कर रहे हैं कोफिशिएंट को। अब यहाँ है आगे माइनस फार्मूला के अनुसार, अब इसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, तो -1 इंटू -6 तो सीधा हो जाएगा ये माइनस प्लस हो जाएगा 6, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ करेंगे, तो यहाँ करेंगे तो यहाँ किसको करेंगे, तो यहाँ इसको और इसको करेंगे। यहाँ फिर होगा, एक मिनट, यहाँ पहले इधर से चलेगा, इधर से, तो ये -6 और -2। अब इधर से करेंगे कांस्टेंट टर्म 1 इंटू -1, यहाँ से करेंगे -1। चलिए ये x अपॉन हो गया -4 -8 और -2। यहाँ सब माइनस कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये 1 हो गया। तो मतलब ये x का वैल्यू कितना निकला, x का वैल्यू 2 निकला और y का वैल्यू 4 निकला।
आंसर हो गया। समझ में आ गया, डायरेक्ट काट दिए यहीं पर। चलिए फिर से वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, हो गया है, ख़त्म होने वाला है। चलिए देखिए अब इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं जो द्विघातिया में दिखता नहीं है। ठीक है, द्विघातिया में दिखता नहीं है, लेकिन अरे द्विघातिया कहते हैं रैखिक समीकरण में दिखता नहीं है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, कुछ वैल्यू रखना पड़ता है। कुछ वैल्यू में क्या रखेंगे, तो यहाँ पर 1/x के जगह u रख दीजिए और 1/y के जगह v रख दीजिए। तो यहाँ क्या होगा, 3u - v बराबर -9 और 2u + 3v = 5। बस इसको अब सॉल्व कर लेंगे। और पिछला चैप्टर जैसे सॉल्व किए हैं बस उसी तरह सॉल्व कर लेंगे, और ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, आप लोग बना करके कमेंट में आंसर कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी उसी तरह से है। ऐसे समीकरण जो रैखिक नहीं होते लेकिन उन्हें मामूली प्रतिस्थापन से दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदल दिया जाता है। चलिए कैसे, इसको भी हम बदल देते हैं। तो 1/x को u मान लेंगे और 1/y को भी मान लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा u/2 + v/3 = 2। हाँ ज़्यादा दिक्कत होगा तो एलसीएम यहाँ से ले लेंगे। 3u + 2v = 12 जनरल इक्वेशन होगी। उसी तरह इसको कर लेंगे, u/3 एक काम करते हैं, देखिए इसको कलर चेंज करके इसमें करेंगे तो u/3 + v/2 = 13/6। एलसीएम लेंगे तो 2u + 3v बराबर 13 हो गया। ये 2 नंबर समीकरण, ये दोनों को हल कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। चलिए इस तरह से चैप्टर ख़त्म हो रहा है। किसी भी समीकरण का कोई भी बिंदु उसके आलेख पर स्थित होता है यदि उसके निर्देशांक समीकरण को संतुष्ट करता है। समीकरण को संतुष्ट करेगा तो आलेख पर स्थित होगा ही। ठीक है, तो इस तरह से रैखिक समीकरण का आलेख गैर ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। ये दूसरा चीज़ हो गया। चलिए तो यहीं तक, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं उसको बना करके कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।